सेफ्टी रेगुलेशंस और इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट लॉज के, जो कि हमें इस प्रकार की माइनिंग के लिए किलर इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, वो क्या ज़रूरी है। नेक्स्ट फर्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हम स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस है हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के ऊपर मिनरल डिपॉजिट को अगर हम देखें, या फिर एक प्रकार से वो मैन्युफैक्चर्ड है, इसलिए टोटल वॉल्यूम जो है वर्केबल मिनरल्स की वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब पर परसेंट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। हम रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं मिनरल्स को, जितनी हमें रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा, और इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है। तो जियोलॉजिकल प्रोसेस है एक प्रकार की, जहाँ पर मिनरल्स की फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी स्लो है, और इसके रिप्लेनिशमेंट का जो रेट है वो भी काफ़ी स्मॉल है कंपैरिजन किसके, कि प्रेजेंट रेट में जिस प्रकार से उसे कंज्यूम किया जा रहा है उतनी स्पीड से ये बन नहीं पाता। मिनरल रिसोर्स जो है वो फिनाइट नॉन रिन्यूएबल है। रिच मिनरल डिपॉजिट्स हमारे कंट्री के अंदर वो काफ़ी वैल्यूएबल हैं, और उनका टाइम पीरियड भी काफ़ी कम है। कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन उन और का किया जा रहा है, जिससे कि उनकी कॉस्ट बढ़ रही है मिनरल एक्सट्रैक्शन की वजह से, जिससे कि इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। अगर इस एक एफर्ट लगाया जाए कि मिनरल रिसोर्स जो है उनको प्लांट और सस्टेनेबल मैनर से यूज़ किया जाए, टेक्नोलॉजी जिनको कॉन्स्टेंटली यूज़ में ली जा रही है इनको यूज़ करने के लिए लो ग्रेड में की जाए, या फिर उनको लो कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाए, रिसाइकलिंग मिनरल्स की जाए, मेटल्स की जाए, जिससे कि इनको कंजर्व करके रखा जा सके हमारे फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी जो है हर प्रकार की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होती है, कुक करने के लिए, लाइट और हीट के लिए, व्हीकल के लिए, या फिर मशीनरी को इंडस्ट्रीज़ में ड्राइव करने के लिए। एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, ये सब चीज़ें आती है जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। एनर्जी रिसोर्स जो है इनका क्लासिफिकेशन कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में किया जा सकता है। कन्वेंशनल सोर्सेज जो है जिसमें फायरवुड, कैटल डग, केक, या फिर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी ये सब आते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है जिसमें सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी आती है। फायरवुड और कैटल डंग केक जो है वो सबसे कॉमन है रूरल एरियाज़ में, जिनको यूज़ में लिया जाता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है रूरल एरियाज़ के अंदर वो इन्हीं दोनों से यूज़ में की जाती है। और इसी के साथ साथ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है कि फॉरेस्ट एरिया कम होते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से डंग केक जो है उसको भी काफ़ी डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि इसका कंजप्शन जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल मैन्योर के लिए समझा जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें सबसे पहले आता है कोल। इंडिया के अंदर कोल जो है वो सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल में अवेलेबल पाया जाता है। ये हमें सब्सटेंशियल पार्ट जो है नेशन की एनर्जी के लिए प्रोवाइड करता है। ये पावर जनरेशन के लिए, एनर्जी की इंडस्ट्री में सप्लाई के लिए, या फिर डोमेस्टिक नीड के लिए यूज़ में लिया जाता है। इंडिया जो है वो कोल के अंदर हाईली डिपेंडेंट है, और इसकी कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी है, जिसको पूरा करने के लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि कोल जो है वो कंप्रेशन से बना है प्लांट मटेरियल के, वो भी आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कोल जो है वो हमें अलग अलग वैरायटी की फॉर्म में मिलता है, कंप्रेशन और उसके डेप्थ के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग कि कभी कभी ये चीज़ें दफन हुई थी। प्लांट स्वैम्प जो है वो पीट कोयले को बनाते हैं, जिसमें लो कार्बन होती है और हाई मॉइस्चर होता है, लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। फिर नेक्स्ट आता है लिग्नाइट। ये लो ग्रेड ब्राउन कोल है जो काफ़ी सॉफ्ट है और मॉइस्चर कंटेन है। प्रिंसिपल जो लिग्नाइट का वो क्या है, नवेली तमिलनाडु में इसको काफ़ी जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ में लिया जा रहा है। कोल जो है वो एक डीप बरीड एक वस्तु है जिससे कि टेम्परेचर बढ़ता है, तो बिटुमिनियस कोल जो उसे कहा जाता है। सबसे पॉपुलर कोल है जिसे कमर्शियल यूज़ में लिया जाता है, और मेटल की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर भी इसको यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल और सबसे हाई क्वालिटी का कोयला इसे माना जाता है। नेक्स्ट आता है एंथ्रेसाइट। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है। इंडिया के अंदर रॉक सीरीज़ के अंदर दो मेन जियोलॉजिकल एजेस है, जिसे गोंडवाना कहा जाता है। आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो हमें ये डिपॉजिट मिले थे। एक मेजर रिसोर्स गोंडवाना कोल का जो है वो हमें दामोदर वैली, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से मिला है। इसके अलावा झारिया, रानीगंज, बोकारो सबसे इम्पोर्टेंट कोल फील्ड माने जाते हैं। गोदावरी, महानदी, सोम और वर्धा वैली जो है वहाँ पे भी कोल के डिपॉजिट पाए जाते हैं।
टेरिटरी कोल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आ रहे वहाँ पर पाया जाता है। कोल जो है एक बल्की मटेरियल है जिसमें वेट काफ़ी कम होता है और ये ऐश भी राख जो होता है काफ़ी कम करता है। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ या थर्मल पावर स्टेशंस में इसको यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट इज़ पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल जो है वो सबसे मेजर एनर्जी सोर्सेज है इंडिया के अंदर कोल के बाद। ये हमें फ्यूल प्रोवाइड करते हैं हीट और लाइटिंग के लिए। लुब्रिकेंट्स जो है मशीनरी और रॉ मटेरियल्स के लिए वो भी हमें यहाँ से मिलता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है वो एक नोडल इंडस्ट्री का रोल प्ले करती है सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर या फिर न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए। मोस्टली पेट्रोलियम जो है इंडिया के अंदर वो एंटीक्लाइड्स और फॉल्ट ट्रैप के अंदर से पाया जाता है, उसकी फॉर्मेशन से मिलता है, जहाँ पर फोल्डिंग एंटीक्लाइन या डोम्स पाए जाते हैं। जहाँ पर ऑयल को ट्रैप किया जाता है उसकी फोल्डिंग में ये हमें मिलता है। ऑयल बियरिंग लेयर्स जो है वहाँ पर लाइमस्टोन और सैंडस्टोन भी हो सकते हैं जहाँ पे ऑयल का फ्लो होता है। ऑयल जो है पेट्रोलियम जो है वो हमें पोरस और नॉन पोरस रॉक जो है वहाँ पे मिलता है। गैस जो है वो काफ़ी लाइटर है ऑयल के कंपैरिजन में। मुंबई हाई, गुजरात और आसाम जो है वो मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज़ है इंडिया के अंदर, जिन्हें हम मैप में ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है जो कि हमें विद और विदाउट पेट्रोलियम भी मिल सकता है। ये एनर्जी का एक सोर्स है जिसे इंडस्ट्री में और या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ में लिया जाता है। नेचुरल गैस जो है वो उसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल कहा जाता है क्योंकि इसमें लो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसकी वजह से इससे नेचर को हार्म नहीं पहुंचता। तो ये एक अगर हम प्रेजेंट सेंचुरी की बात की जाए तो ये प्रेजेंट सेंचुरी का फ्यूल है। लार्ज रिजर्व जो है नेचुरल गैस के वो डिस्कवर किए गए हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन से। वेस्ट कोस्ट रिजर्व जो है मुंबई हाई, वहाँ से भी इसके कुछ रिजर्व्स पाए गए हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर गल्फ ऑफ कॉम्बे से मिले हैं। तो अगर हम द 1700 किलोमीटर लॉन्ग जो हजारिया, विजयपुर, जगदीशपुर का एरिया है वहाँ पर गैस पाइपलाइन को लिंक करती है मुंबई हाई और बसीन से, जिसे फर्टिलाइज़र, पावर या फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में वेस्टर्न नॉर्थन इंडिया में यूज़ में लिया जाता है। और ये हमें इंडिया के अंदर गैस का प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से हमें नेचुरल गैस मिलती है। नेचुरल गैस से सीएनजी कहा जाता है। इसे व्हीकल में या फिर लिक्विड गैस के रूप में यूज़ में लिया जाता है हमारी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वाइड रेंज हमें एप्लीकेशन हमें वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलती है, जिसका कंजप्शन जो है वो काफ़ी पर कैपिटा कम है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो तरीक़ों से जनरेट की जा सकती है, रनिंग वाटर से जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, या फिर बर्निंग फ्यूल से, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की टरबाइन से, जिसे थर्मल पावर कहा जाता है। अगर हम एक बार इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं वो एग्जैक्टली वैसी ही सेम रहती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फास्ट फ्लोइंग वाटर से ली जाती है जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो हमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर बना रखे हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल है, दामोदर वैली है या फिर कपिली हाइडल प्रोजेक्ट है। वो इसी प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है। थर्मल पावर स्टेशन जो है वो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल है, उनका यूज़ में लिया जाता है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जिस प्रकार से एनर्जी का कंजप्शन बढ़ रहा है कंट्री के अंदर, तो लोगों की डिपेंडेंट जो है फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, ऑयल, गैस के ऊपर बढ़ गई है। प्राइस भी ऑयल और गैस के बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शॉर्टेज आनी शुरू हो गई है एनर्जी की। तो ये एक सीरियस मैटर बन गया है कंट्री के लिए और कंट्री की इकोनॉमी के लिए। जिस प्रकार से फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बढ़ रहा है, इससे सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड, टाइड या फिर बायोमास एनर्जी हम यूज़ में ले सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल से बनती है, जिसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज कहा जाता है। इंडिया काफ़ी ब्लेस्ड है जहाँ पे एबिडेंस मिलती है सनलाइट की, वाटर, विंड और बायोमास की। ये एक लार्जेस्ट प्रोग्राम है डेवलपमेंट का, जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ में लिया जाता है। नाउ द फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। ये जो है हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। जब ये एटम्स बनाए जाते हैं उसमें से एनर्जी रिलीज होती है किसकी? हीट की फॉर्म में, और उससे फिर इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए जनरेट किया जाता है। और ये एटॉमिक एनर्जी किससे मिलती है? यूरेनियम और
यूरेनियम और थोरियम से, जो कि हमारे इंडिया में झारखंड और अरावली की रेंजेस जो है राजस्थान में वहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ से कि इससे एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है। और इसके अलावा केरला के अंदर जो मोनेजाइट सैंड्स है वहाँ पर भी थोरियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या किया जाता है, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। सोलर एनर्जी जो है अब फास्टली पॉपुलर हो रही है रूरल और रिमोट एरियाज़ के अंदर। कुछ बड़े सोलर पावर प्लांट भी एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट में, जिससे कि रूरल हाउस होल्ड जो है वो फायरवुड और डग अगर केक पर डिपेंडेंट है तो अब उन्हें उन पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। इससे अब वो इस सोलर पावर जो है उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, जिससे कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी हो जाएगा और खेतों के अंदर जो एक अच्छी क्वालिटी का मैन्योर है उसकी भी सप्लाई हो जाएगी एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट इज़ विंड पावर। भारत के अंदर एक पोटेंशियल है विंड पावर का। लार्जेस्ट विंड फार्म जो है उसके क्लस्टर लगाए गए हैं तमिलनाडु से नागरकोइल जो मदुरई में है वहाँ तक। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप जो है वहाँ पर भी कुछ इम्पोर्टेंट विंड फार्म्स लगाए गए हैं। नागरकोइल और जैसलमेर जो है उन्हें इस विंड एनर्जी के इफेक्टिव यूज़ के लिए पूरी कंट्री के अंदर जाना जाता है। नेक्स्ट इज़ बायोगैस। श्रब, फार्म वेस्ट, एनिमल, ह्यूमन वेस्ट, इनको बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, जिसे कि डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए रूरल एरियाज़ में यूज़ में लिया जाता है। डिकम्पोजिशन जो है ऑर्गेनिक मैटर का, जैसे याइल्ड गैस जो है, हायर थर्मल एफिशिएंसी का कंपैरिजन जो है केरोसिन से अगर किया जाए तो डक केक, चारकोल इसका ज़्यादा है। अगर हम गैस का और गाँव के अंदर केरोसिन, डंक केक और चारकोल का कंपैरिजन करें तो चारकोल, डक केक और केरोसिन का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर होता है। बायोगैस प्लांट जो है वो म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव या फिर इंडिविजुअल लेवल पर बनाए जा सकते हैं। इसके अंदर प्लांट्स जो है उसको यूज़ लिया जाता है। कैटल डग जो है, जिसे गोबर गैस प्लांट जो है रूरल एरियाज़ के अंदर वो भी बनाया जाता है। उस प्लांट के अंदर सबसे पहले क्या है, कैटल का डग लिया जाएगा और उससे गोबर गैस बनाई जाएगी। इससे हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें उससे एनर्जी मिल जाएगी और दूसरा वहाँ पर हमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी की मैन्योर मिल जाएगी, जिसे हम एग्रीकल्चर में यूज़ में ले सकते हैं। बायोगैस जो है वो सबसे एफिशिएंट यूज़ है कैटल डग का। इम्प्रूव क्वालिटी की मैन्योर जो है उससे भी ट्रीज़ और मैन्योर का लॉस होने से बच जाएगा। जैसे किसी बर्निंग फ्यूल को यूज़ में लिया जाए तो उससे क्या होगा, वुड की ज़रूरत पड़ेगी। तो काउ डक केक जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है जिसे कि यूज़ में लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ टाइडल एनर्जी। ओशनिक टाइड्स जो है उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फ्लड ग्रेड डैम्स जो है वो बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जब हाई टाइड आती है वाटर का जो फ्लो होता है तेज़ी से, तो गेट को, जो ये डैम है उसके गेट को बंद कर दिया जाता है। जब टाइड वापस से नीचे आती है फ्लड गेट तक, तो वाटर जो है उसे रिटेन किया जाता है उसके अंदर, और जब वो वापस से समुद्र की तरफ जाता है जिस भी चीज़ के थ्रू, तो पाइप जो है उसको टरबाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। जो टरबाइन जो है तेज़ गति से घूमेगी, जब पानी तेज़ गति से आएगा जाएगा तो, और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इंडिया के अंदर गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर, वेस्टर्न कोस्ट और गंगेटिक डेल्टा जो है सुंदरबन रीजन के वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ हमें आइडियल कंडीशंस मिलती है टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए। जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है उसका अर्थ है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। इसमें किसको यूज़ किया जाता है, अर्थ के इंटीरियर से उठने वाली हीट को। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हमेशा रहने वाली है, क्योंकि अर्थ जो है वो तेज़ी से गर्म होती ही जा रही है। और अगर हम अर्थ की गहराई की बात करें तो जैसे जैसे अर्थ की गहराई को देखा जाए, वहाँ की डेप्थ के अंदर गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जहाँ पर कि जियोथर्मल ग्रेडिएंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है वहाँ पर। शैलो डेप्थ के अंदर अगर जाकर देखा जाए तो ग्राउंड वाटर जो है उस एरियाज़ के अंदर वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मतलब हीट इतनी ज़्यादा है कि ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाएगी, वहाँ पर गर्म रहता है, और रॉक्स जो है वो भी गर्म हो जाती है। इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और बाद में वहाँ से स्टीम निकलने लगती है, और इसी स्टीम को टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स जो है इंडिया के अंदर
उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो भी सेटअप किए गए हैं इंडिया के अंदर जियोथर्मल एनर्जी को बनाने के लिए, जो कि पार्वती वैली मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और दूसरा है पूगा वैली जो कि लद्दाख में है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हर एक सेक्टर जो है हमारी नेशनल इकोनॉमी का, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल और डोमेस्टिक, इन सभी को ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है जिसमें प्लान जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इंडिपेंडेंस से ही रेगुलरली किए जा रहे हैं, जिससे कि एनर्जी की जो अमाउंट उसको बढ़ाया जा सके, ताकि जितना उसको यूज़ में लिया जा रहा है उतनी एनर्जी एटलीस्ट बन सके। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? कंजप्शन जो है एनर्जी का सभी फॉर्म के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी कंट्री में, और इसी तरीके से ये एक अर्जेंट नीड है हमारी कंट्री के लिए कि हमें सस्टेनेबल पाथ एनर्जी डेवलपमेंट का डेवलप करना पड़ेगा, ताकि बिजली को यूज़ में लिया जा सके और आगे आने वाले समय के लिए भी सेव करके रखा जाए। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रमोशन करना ज़रूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है उनको इंक्रीज़ करना ज़रूरी है, और ताकि एनर्जी का सस्टेनेबल तरीके से यूज़ में लाया जा सके। इंडिया जो है आज के टाइम की, अगर प्रेजेंट टाइम की अगर बात की जाए, तो जहाँ पर एनर्जी का एफिशिएंट यूज़ जो है पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ में सबसे कम हो रहा है। तो इसलिए मतलब वो एनर्जी जो हमें नेचुरली मिल रही है, जैसे सोलर प्लांट से हो गई, विंड एनर्जी हो गई, उसका सबसे कम यूज़ इंडिया कर रहा है। तो हमें कुछ क्वेश्चंस अप्रोच को अडॉप्ट करना होगा, ताकि लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ हो सके या फिर जुडिशियस यूज़ उसका हो सके। जैसे कि हर एक सिटीज़न का कंसर्न है ये कि हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि चल ही रहा है, एक तो उसके अंदर पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, अब वो खाली भी चल रहे हैं। अब हर एक इंसान अगर अपना इंडिविजुअल व्हीकल लेकर निकलेगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चल ही रहे हैं, लेकिन हर किसी का इंडिविजुअल व्हीकल भी चल रहा है, इससे कि डबल लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जब यूज़ में नहीं आ रही हो तब स्विच ऑफ कर देना चाहिए। पावर सेविंग डिवाइसेस का और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो एनर्जी के, उनको यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी को सेव किया जाए तो वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के बराबर है।